नाउ with effect of the Dawes Plan, some stability saw between 1924 and 1925. अब ये जो अमेरिका ने डॉस प्लान दिया उससे क्या हुआ, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई जर्मनी के अंदर बिटवीन 1924 टू 1928. अब उसी दौरान क्या हुआ, in 1929 वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज crashed in 1929 in USA. ठीक है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है, जैसे हमारे यहाँ भी एक्सचेंज है ना, जहाँ पे लोग स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो अमेरिका में भी एक ऐसा है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज. तो वो क्या हो गया, क्रैश हो गया, तो लोगों ने अपना मनी विड्रॉ कर लिया. नाउ अमेरिका को भी अब पैसे की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि अमेरिका की भी इकोनॉमी क्या हुई, इससे इकोनॉमी पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा ना अमेरिका की, क्योंकि उसका जो स्ट्रीट एक्सचेंज था वही क्या हो गया, क्रैश हो गया. तो इससे अमेरिका की भी इकोनॉमी खराब हो गई. इन द ईयर 1929, 28 तक सब ठीक चल रहा था, 1929 में ये हो गया, तो यूएसए विड्रॉन सपोर्ट फ्रॉम जर्मनी. नाउ यूएसए सेड कि भाई मुझे मेरा पूरा पैसा वापस दो, विच एवर आई गेव यू. अब इससे फिर जर्मनी की हालत खराब हो जाएगी, ऑफ कोर्स होगी, बिकॉज ऑलरेडी एक तो पैसा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री में बहुत ज़्यादा. Great economic depression started by 1932 and by 1932 the national income of the USA fell by half. अब ये जो टाइम था, सी why America is the super power, because अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट. जितने भी कंट्रीज़ हैं हम लोग ट्रेड करते हैं, देखते हैं यूएस डॉलर में ही करता है अमेरिका, तो अमेरिका ने हमेशा ट्रेड अपनी करेंसी में किया और अपनी करेंसी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना लिया. तो अमेरिका एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, लेकिन अगर उसकी इकोनॉमी ही खराब हो जाएगी तो क्या वो सुपर पावर रह पाएगा, नहीं, क्योंकि इकोनॉमी से ही एक देश चलाया जा सकता है ना, अच्छी इकोनॉमी से ही. तो अब अमेरिका का जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया, तो वहाँ पर एक इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया, और उस इकोनॉमिक स्लो डाउन को क्या नाम दिया गया, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. ओके, कब आया, 1932 में. तो इससे जो यूएसए की नेशनल इनकम थी, हर कंट्री की एक नेशनल इनकम होती है, राइट, यू मस्ट हैव हर्ड जीडीपी एंड ऑल दीज टर्म्स, राइट. तो जो नेशनल इनकम थी वो यूएसए की कितनी हो गई, हाफ हो गई, आधी हो गई. ओके, देन द इकोनॉमी ऑफ जर्मनी वॉज द वर्स्ट हिट. अब इस टाइम पे जो जर्मनी की इकोनॉमी थी वो बिल्कुल बेकार चल रही थी, जर्मनी की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी ऑलरेडी. उन्होंने करेंसी भी प्रिंट करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था उनका. देन अनएम्प्लॉयड यूथ लॉस्ट देयर जॉब्स एंड इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़. तो जितने भी लोग थे जिनके जॉब चले गए थे, तो उन लोगों ने अब क्या कर दिया, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दिया, चोरी चकारी करना शुरू कर दिया. अब जब जॉब ही नहीं रहेगा, कंट्री में हालात बुरे रहेंगे, तो इसी तरीके की एक्टिविटीज़ होंगी. ओके, एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स सॉ देयर सेविंग्स डिमिनिश. तो जितने भी लोग जॉब कर रहे थे या जितने भी जो पेंशन होल्डर्स थे, उनकी भी जो सेविंग थी उसका भी एक लिमिट होता है, तो उनकी भी सेविंग धीरे धीरे क्या होती गई, ख़त्म होती गई. Small businessmen, the self-employed and retailers were feared of proletarization. What is it? Now, proliterates क्या होते हैं? Proliterates, ये जो proletarization word बना है, ये proliterates से बना है. Proliterates क्या होते हैं? लेबर क्लास, राइट. तो जो छोटे बिजनेसमैन थे या जिनका खुद का बिजनेस था या जो रिटेल का काम करते थे, उनको क्या लगा कि अब हम कहीं लेबर क्लास में ना आ जाए, कहीं हमें मजदूरी ना करनी पड़ जाए. सो दे ऑल्सो गॉट स्केर्ड आफ्टर सीइंग ऑल दीज सिचुएशंस. विमेन अनेबल टू फीड देयर चिल्ड्रन वर इन डीप डिस्पेयर. जो विमेन थी जिनके पास सामने छोटे छोटे बच्चे रो रहे होते थे, वो उनके पास उनको दूध पिलाने के और खाना देने के भी पैसे नहीं थे, तो उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा था. Proletarianization, as I told you, to become impoverished to the level of working class. मतलब आप इतने गरीब हो जाओ कि आपको लेबर का काम करना पड़ जाए, आप लेबर क्लास में आ जाओ, उसको बोलते हैं proletarianization. Okay. Now the Weimar Republic was fragile. मतलब it could be broken very easily. अब इतनी हालत ख़राब हो गई थी इस वेमर रिपब्लिक की कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए. Inherent defects in constitution made it unstable and vulnerable to dictatorship. तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ऐसी खराबियां थी वेमर रिपब्लिक की, और कुछ अनस्टेबिलिटी भी थी बहुत ज़्यादा. तो इन सब चीज़ों ने वेमर रिपब्लिक को इतना ज़्यादा वल्नरेबल, इतना ज़्यादा वीक बना दिया था कि अब लग रहा था कि वेमर रिपब्लिक के अंदर कोई भी आराम से डिक्टेटर बन सकता है और कभी भी वहाँ डिक्टेटरशिप आ सकती है.
अचीव मेजॉरिटी वॉज इम्पॉसिबल फॉर एनी वन पार्टी ड्यू टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, मेजॉरिटी लाना किसी भी पार्टी के लिए पॉसिबल नहीं था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम था। ये हम आगे पढ़ेंगे। Article 48 gave the President the powers to impose emergency, suspend civil rights and rule by decree। अब ये क्या था, देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जर्मनी का जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके अंदर एक आर्टिकल 48 था, उसके तहत प्रेसिडेंट को पावर्स थे कि आप क्या कर सकते हो, इमरजेंसी लगा सकते हो। जैसे हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट को पावर है ना इमरजेंसी लगाने का, उसी तरीके से वहाँ भी जर्मनी में भी प्रेसिडेंट के पास पावर था इमरजेंसी इम्पोज करने का। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, इमरजेंसी लगा दी, सारे सिविल राइट्स सस्पेंड कर दिए और एक डिक्री उन्होंने इशू कर दी कि हमें अब एक रूल कैसे करेंगे, डिक्री के थ्रू रूल करेंगे। ये काम सब किसने करवाए, हिटलर ने करवाए। हिटलर ने क्या बोला, हिटलर ने एक आई टेल यू, जब मैं अभी आपको हिटलर पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके से इन चीज़ों में हिटलर का बहुत बड़ा हाथ था। रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट्स लास्टिंग ऑन एन एवरेज 239 डेज। तो बार बार उनके जो कैबिनेट्स होते हैं ना, जो जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर का क्या है, कैबिनेट है, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जैसे स्मृति ईरानी है, नितिन गडकरी हैं, देयर आर मेनी राइट, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह है, राइट, ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। तो उसी तरीके से वहाँ भी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, लेकिन वो बार बार चेंज हो रहे थे, राइट। तो इन दिस वेमर रिपब्लिक में कितने 20 डिफरेंट कैबिनेट्स आ गए थे 239 डेज के अंदर। तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी यहाँ पर।